नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। हमारे YouTube चैनल में शिक्षण विधियों की जो सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में आज हम संस्कृत की गद्य शिक्षण विधि आपको लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने संस्कृत शिक्षण के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर सब कुछ निःशुल्क आपको मिलेगा। हिंदी शिक्षण की कंप्लीट आपको यहाँ पर वीडियोज मिल जाएंगे। आपको चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक छोटा सा काम आपको अभी करना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो गद्य शिक्षण की हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी गद्य का पाठ है और उस गद्य के पाठ को हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से बच्चों को अधिगम हो, अच्छे से बच्चा समझे और उसका ग्रहण अच्छे से कर सके वो। तो इसके लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। विधियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी भी पाठ का जो हम शिक्षण करवा रहे हैं वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसका अधिगम होवे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरल तरीका से वो बच्चों को समझ में आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं गद्य शिक्षण की। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम कुछ एक दो चीजें हैं जो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको बताएंगे गद्य होता क्या है। तो गद्य के लिए जैसे कि काव्यादर्श के अंदर दंडी के द्वारा कहा गया है कि पाद से रहित पदों का समूह गद्य कहलाता है। या फिर संस्कृत में आप देखेंगे अपादः पद संतानो गद्यम, वृत्त बंद रहितम काव्यम गद्यम। यानी पाद से रहित जो पद हैं, ठीक है। पाद का मतलब चरण होता है। जिस प्रकार हमारे कोई भी श्लोक है, ठीक है ना, कोई भी हमारा जो भी आपकी जो पाद या चरणों से बद्ध होता है, तो जैसे कि आपका कोई भी हो सकता है छंदों के अंदर, क्योंकि उसमें फिक्स सब कुछ निश्चित रहता है, मात्रा मान लो चाहे वर्ण मान लो आप। तो ये कह रहा है कि पाद से रहित पदों का जो समूह होगा वो आपका गद्य कहलाता है, ठीक है। दूसरा, विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में कहा है, क्या कहा कि वृत्त बंदोज्झितम गद्यम, यानी कि छंद रहित श्रव्य काव्य गद्य कहलाता है। छंद रहित श्रव्य काव्य गद्य कहलाता है। ऐसा श्रव्य काव्य जिसके अंदर छंद नहीं है उसे गद्य कहते हैं। ये साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी के द्वारा बताया है। तो आप समझ गए होंगे गद्य क्या है। सीधा सीधा सा जो भी हमारा गद्य का पाठ है और जो गद्य है आपका, समझ गए हैं कि जो छंद से रहित आपका जो श्रव्य काव्य होगा वो सारा आपका गद्य के अंदर आता है। अब बात आती है आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट कि समास के आधार पर जो गद्य है उसके 4 भेद होते हैं। दोस्तों, कैसे होते हैं आपको ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि 1-2 बार सवाल यहां से आ चुका है। तो एक होता है उत्कालिक गद्य, ठीक है। उत्कालिक गद्य क्या होता है दोस्तों? इसमें सर्वाधिक समास युक्त गद्य होता है, यानी कि इसमें समास ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है चूर्णक गद्य। चूर्णक गद्य में अल्प समास युक्त होता है, यानी इसमें समास जो है अल्प होते हैं। एक होता है मुक्तक गद्य। मुक्तक गद्य समास रहित होता है। और एक होता है वृत्तगंधी गद्य, यानी लय के अनुसार पढ़ाया जाने वाला जो गद्य होता है उसे वृत्तगंधी गद्य कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। और एक प्रसिद्ध सूक्ति आपने पढ़ी होगी, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, मतलब गद्य को कवियों की प्रतिभा की कसौटी कहा जाता है। तो ये इसमें गद्य के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति आपने देख ली होगी। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इससे पहले आपने समझ लिया है कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य की परिभाषा दंडी विश्वनाथ जी के द्वारा क्या बताई गई है, और समास के आधार पर गद्य के 4 भेद होते हैं। ये बात आप अब तक समझ चुके हैं। अब बात करते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य में सबसे पहली चीज है ग्रहण व अभिव्यक्ति, ठीक है। यानी कि ग्रहण और अभिव्यक्ति इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। किसका? गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य याद रखना है ग्रहण अभिव्यक्ति च, यानी कि ग्रहण करना। जैसे आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया तो उसमें कितना उन्होंने ग्रहण किया है, तो ग्रहण, ठीक है। एक तो ग्रहण क्षमता का विकास होना और एक अभिव्यक्ति विकसित होना। दूसरा है, ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि और शुद्ध उच्चारण। इसके अलावा सुनकर के व पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना तथा बोलकर व लिख करके अभिव्यक्त करना, यह भी एक उद्देश्य है।
इसके अलावा नए शब्दों के द्वारा शब्दकोश में वृद्धि होना और शब्द भंडार व सूक्तियों का ज्ञान होना। इसमें नए नए शब्दों की जानकारी होती है, नए नए शब्दों की पहचान कर पाते हैं और नए नए शब्दों का उनको अभिज्ञान होता है, जिससे कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है और बहुत सारी सूक्तियों का उनको ज्ञान होता है, तो सूक्तियों का भी उनको ज्ञान होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा है भाव ग्रहण व भाव अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको बताइए अभी, ये सब के सब उद्देश्य हैं गद्य शिक्षण के। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे कि गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। अब बात करते हैं कि इस गद्य शिक्षण को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि गद्य शिक्षण की दोस्तों स्वतंत्र रूप से, अलग से, पृथक रूप से कोई भी शिक्षण विधियां नहीं उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अलग से कोई भी पृथक से इनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन शिक्षण के समय जैसे आप शिक्षण करवा रहे हैं गद्य का, कोई भी पाठ, किसी भी तरह का पाठ है गद्य के अंदर, उसका यदि आप शिक्षण करवा रहे हैं, उस समय यदि कोई भी काठिन्य, वहां पर आपको काठिन्यता आती है या कठिनता वहां पर आपको महसूस होती है, तो काठिन्य निवारण के समय जो विधियां काम में ली जाती हैं उन्हें गद्य शिक्षण की विधियां हम कह सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि भारत देशः, ये पाठ आपका गद्य का पाठ है, आप इसको पढ़ाते हैं बच्चों को। अब बीच में कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, ठीक है, अब उनको बच्चों को आपको समझाना है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप काठिन्य निवारण के समय कुछ विधियों का प्रयोग करोगे। इन विधियों का जो प्रयोग करोगे यही आपकी गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि काठिन्य निवारण विधि ही है, जिसे गद्य शिक्षण की आत्मा भी कहते हैं। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि गद्य शिक्षण की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा काठिन्य निवारण विधि को। तो काठिन्य निवारण जो विधि होगी उसी को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, एक एक विधि को हम व्यवहारिक तरीका से बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल अच्छा सा समझा करके आपको हम पूरा अच्छा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब भी आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वो है उद्बोधन विधि। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी विधि है? सबसे पहले हम देख रहे हैं उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि को अर्थबोध विधि भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अर्थबोध विधि भी कहते हैं। अब ये विधि क्या होती है, बस यही आपको समझना है। तो आपको समझना सबसे पहले तो अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि प्राथमिक स्तर के लिए यह श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, अन्य सभी विधियों में यह श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन कहलाता है। सीधा सिंपल ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो कोई भी कठिन शब्द है, अब उसका अर्थ आपको निकलवाना है तो आप उसमें कुछ विधियों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे एक विधि उद्बोधन विधि है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब आप छात्रों के माध्यम से ही उसका अर्थ निकलवाओगे, उसी को उद्बोधन कहते हैं। अब उसमें आप कई चीजों की और सहायता ले सकते हैं, वो अभी आपको बताएंगे आगे। संस्कृत पढ़ाते समय जैसे प्रारंभिक अवस्था में मौखिक कार्य आरंभ करने के लिए कुछ नवीन शब्दों को हम प्रस्तुत करके दृश्य श्रव्य साधनों का अभिनय द्वारा छात्रों से अर्थ बोधित किया जाता है, यानी कि उसको हम अर्थ स्पष्ट करते हैं, अर्थ उनको हम बता देते हैं। तो कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं नहीं बता करके, जैसे कोई कठिन शब्द आ गया, अब उसका अर्थ एक तो होता है कि डायरेक्ट शिक्षक बता दे, लेकिन यहां पर शिक्षक को नहीं बताना है और विभिन्न क्रियाओं और प्रदर्शनों के द्वारा छात्रों को उद्बोधन देकर के अर्थ निकलवाने के लिए छात्रों से क्या करता है? प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। यही तो विधि है, उद्बोधन विधि। अब इस उद्बोधन विधि के अंदर दोस्तों जो शिक्षक होता है वो अर्थ निकलवाने के लिए अन्य इसकी प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है, यानी और भी कई विधियां यानी प्रविधियों को इसमें हम काम में ले सकते हैं अर्थ निकलवाने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई शब्द का अर्थ निकलवाना है तो आप इसके लिए प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा करके अर्थ निकलवा सकते हैं।
जैसे कि मान लो आपने कोई टेबल दिखा दी, कुर्सी दिखा दी, आपने रेलगाड़ी दिखा दी, आपने फल दिखा दिया, पुष्प दिखा दिया, पत्थर दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, उसको आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिखा करके उसका अर्थ बता दोगे कि यह कमल है, तो आपने कमल का अर्थ बता दिया। पंकज का अर्थ बता दिया, तो आपने दिखा दिया कि ये देखो ये पुष्प है, इसको पंकज कहते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें प्रविधि जो हम प्रयोग कर सकते हैं, अभिनय प्रदर्शन करना, यानी अभिनय प्रदर्शन के द्वारा भी हम अर्थबोध कर सकते हैं। जैसे कि हंस करके, दौड़ करके, गा करके, पढ़ करके आदि क्रियाएं हम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को मान लो आपको बताना है कि धावती यानी दौड़ता है। अब इसमें आपको धावती का अर्थ आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, अभिनय करके दिखा सकते हो। तो अभिनय करके आप दिखा सकते हो, सिंपल सा आप थोड़ा सा दौड़ के दिखा सकते हो, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। हंस धातु है, हंसना है, तो हंसना, रोना, धोना, ये सब आप अभिनय करके दिखा सकते हो, तो बच्चा समझ जाएगा। ऐसे ही एक इसमें प्रविधि होती है चित्र प्रदर्शन, यानी इसमें चित्र दिखा करके भी आप अर्थ उसको निकलवा सकते हैं, जैसे कि रेखा चित्र के माध्यम से, मानचित्रों के प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है, अनेक अनेक, जैसे कि कोई महापुरुष का चित्र है, किसी और कोई आकृति हो सकती है, कोई भी आपकी चित्र वगैरह हो सकता है, उसके माध्यम से हम उनको अर्थ निकलवाते हैं। इसके अलावा एक होता है प्रतिकृति प्रदर्शन, यानी कि मॉडल के द्वारा भी अर्थ निकलवाते हैं। एक होता है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके, जैसे कि आपने दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग किया, जैसे टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर मोबाइल के माध्यम से, अन्य कोई भी साधन जो दृश्य श्रव्य में आता है उसकी सहायता से भी हम यह अर्थ निकलवा सकते हैं। इसके अलावा कथा कथन के द्वारा भी अर्थ निकलवा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों उद्बोधन विधि। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया उद्बोधन विधि क्या होती है। तो उद्बोधन विधि में कुल मिलाकर के कोई भी कठिन शब्द होता है उसका अर्थ निकाला जाता है, उसके लिए हम कई प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगली विधि है प्रवचन विधि, जिसको हम कथन विधि भी कहते हैं। दोस्तों प्रवचन विधि का जो सीधा सा मतलब होता है वो क्या है, वो आपको समझ लेना है। जहां पर विभिन्न प्रविधियों द्वारा अर्थ बताना जहां पर जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, जहां पर मान लो कोई भी प्रविधि है उनके माध्यम से जहां पर अर्थ बताना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, वहां पर अध्यापक स्वयं ही अर्थ को बोल करके, बता करके स्पष्ट कर देता है। ठीक है, इसमें भी कई प्रविधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्रवचन या कथन विधि में क्या होता है, जैसे मान लो कोई शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, मान लो उनको पढ़ाना है कि रामः धावति, रामः धावति। अब ये वाक्य है और इसको समझा रहा है और उसको बताना है, तो फिर आप प्रवचन विधि के द्वारा क्या करेंगे, शिक्षक डायरेक्ट ही स्वयं ही उसका अर्थ बता करके स्पष्ट कर देता है। अब इसके लिए भी अलग अलग हैं प्रविधियां, जैसे कि यदि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो अनुवाद विधि के द्वारा ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ बताने के लिए अनुवाद विधि बहुत ही सुगम विधि मानी जाती है। तो इसमें अध्यापक संस्कृत पदों का सरल भाषा में अनुवाद कर देता है। तो अनुवाद विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर आप क्या करेंगे, प्रवचन कर देंगे, यानी उसका अर्थ हम स्पष्ट कर देते हैं। इसके अलावा यदि बच्चे उच्च स्तर के हैं तो वहाँ पर हम शब्दकोश विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि पर्याय शब्दों के द्वारा, पर्यायवाची के द्वारा हम वहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी शब्द को आप बता रहे हैं, धरा को आप बता रहे हैं, धरणी को आप बता रहे हैं, तो जो भी आप बता रहे हैं तो उसका पर्यायवाची के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका अनुवाद विधि के द्वारा बता सकते हो, शब्दकोश विधि के द्वारा बता सकते हो, और एक होता है टीका विधि। टीका विधि दोस्तों बहुत ही प्राचीनतम विधि मानी जाती है और ये विशेष रूप से संस्कृत में ही चलती है। उच्च या उच्चतर स्तर जो हमारा है वहाँ पर इसको हम प्रयोग में लेते हैं। अध्यापक जो है वो प्राचीन टीकाओं और भाष्यों का प्रयोग करता है। तो कुल मिला के जो टीका विधि है उसमें आपके मुख्य रूप से ये आपकी संस्कृत में ही प्रयोग में आती है, अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका टीका विधि के अंदर हम टीकाएं होती हैं, इसमें अलग अलग भाष्य लिखा जाता है अलग अलग भाषाओं का। जैसे कि मान लो आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा होगा, उसकी अलग अलग टीकाएं आपने पढ़े होंगे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है तो अभिज्ञान शाकुंतलम की अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, उसकी व्याख्या की है, अलग अलग लोगों ने उसका अर्थ स्पष्ट अलग से किया है।
इसके अलावा एक होती है आपकी परिभाषा विधि। परिभाषा विधि के द्वारा भी आप प्रवचन कर सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों को उदाहरण देकर के समझाना होता है, तो ऐसे करके आप प्रवचन विधि में ये काम करते हैं। तो प्रवचन विधि में सीधा सीधा हो गया कि शिक्षक अनेक प्रविधियों द्वारा काठिन्य निवारण करता है। ये आपको इसमें अच्छे से समझना है। तो आपकी दो विधियां हो गई दोस्तों। अगली विधि है आपकी इसी के अंदर स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि क्या होती है इसको आप समझेंगे। स्पष्टीकरण विधि जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर जटिल पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्याकरण का सहारा लेना होता है, वही स्पष्टीकरण विधि होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे स्पष्टीकरण विधि क्या होती है। यानी कि कठिन या जटिल पदों का या शब्दों का अर्थ बताने के लिए जब व्याकरण का सहारा लेते हैं तो उसे हम स्पष्टीकरण विधि कहते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ पदों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसे मान लो कि इस विधि में भी अनेक प्रकार की प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो स्पष्टीकरण विधि के अंदर कुल मिला के व्याकरण का सहारा लिया जाता है। संस्कृत व्याकरण की सहायता से हम स्पष्ट करते हैं अर्थ। इसमें कई प्रविधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति के द्वारा, अब व्युत्पत्ति आप समझ गए होंगे, जैसे कि प्रत्यय, उपसर्ग है, सुबंत, पद, तिङंत, संधि, समास आदि का अर्थ बताना होता है तो व्युत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना, उसमें पूरी व्युत्पत्ति उसकी आ जाती है। कोई भी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति बता करके हम अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। तो वहां पर हमें व्याकरण का सहारा लेना होगा। जैसे मान लो आपको बताना है पठति, तो आप पठति में बताओगे पठ धातु है, ठीक है, और इसमें तिप प्रत्यय है, पुरुष आप बता दोगे, वचन बता दोगे, सारी चीज आप बताओगे, व्याकरण का सहारा लोगे आप और उसी से आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगली विधि इसमें तुलना विधि, प्रविधि के रूप में तुलना विधि, यानी पर्याय शब्दों द्वारा, विलोम शब्दों के द्वारा या फिर समध्वनि वाले विभिन्नार्थक शब्दों के द्वारा इसमें अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यानी कि जैसे एक शब्द है तो वो अन्य दूसरी जो भाषाएं हैं उनकी भाषाओं के उसी से मिले जुले शब्दों के द्वारा हम तुलना करके भी अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, या पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी हम उसकी तुलना कर देते हैं, या विलोम शब्दों के द्वारा भी उसकी हम तुलना कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को बताना है कि पानी क्या है या जल क्या है, तो फिर आप उसको, आप जल को वारी या किसी जो भी पर्यायवाची उसके होंगे उसके द्वारा भी उसको हम तुलना करके बता सकते हैं। अगला एक प्रविधि होती है वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग का मतलब होता है कि वाक्य में प्रयोग करके भी आप बता सकते हो। जैसे कि आपको बताना है वारी, वारी क्या है, जल क्या है, ठीक है, अब उसको आप प्रयोग कर दो वाक्य में। जैसे कि रामः जलम पिबति, तो जल का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कमल क्या है, तो आप बता सकते हो कि तड़ागे कमलानि विकसंति। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य प्रयोग करके बता सकते हो। तो वाक्य प्रयोग के द्वारा भी अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अंतः कथा, तो आप अंतः कथा भी, आप कोई भी बीच में कथा के माध्यम से भी ये स्पष्ट कर सकते हो। अंतः कथा जो बीच बीच में जो कथा हम बताते हैं वो अंतः कथा होती है। प्रसंग द्वारा, कोई भी प्रसंग के द्वारा भी आप ये बात स्पष्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई गद्य का पाठ पढ़ा रहे हो, अभिज्ञान शाकुंतल से संबंधित आप पाठ पढ़ा रहे हो, रामायण से संबंधित आप पाठ पढ़ा रहे हो, महाभारत से संबंधित आप पाठ पढ़ा रहे हो, तो उसी से संबंधित यदि कोई प्रसंग आ जाता है तो उस प्रसंग को सुना करके भी आप अर्थ स्पष्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपकी स्पष्टीकरण विधि हो जाती है। तो स्पष्टीकरण विधि आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में अगली विधि पर हम चलते हैं। तो अगली विधि है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। प्रश्नोत्तर विधि को हम संवाद विधि भी कहते हैं, सुकराती विधि भी कहते हैं और डायलैक्टिक विधि भी इसको हम कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक दोस्तों सुकरात को माना जाता है। किसको मानते हैं? सुकरात को। अब इसमें क्या होता है, शिक्षक विविध प्रश्नों के द्वारा छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के विविध प्रश्नों के द्वारा उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे आप जैसे कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप प्रश्नों के द्वारा उस पाठ का प्रवाह आप आगे बढ़ाएंगे, उस पाठ को आप आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से या डायलैक्टिक विधि के माध्यम से। तो इसी को हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। सीधा सा प्रश्नों के द्वारा प्रश्न कर करके, जैसे आपने यक्ष प्रश्न एक पाठ पढ़ा था जहाँ पर यक्ष प्रश्न पूछता है फिर उत्तर देता है, यक्ष प्रश्न पूछता है
युधिष्ठिर उत्तर देता है, ये सारा पाठ चलता रहता है। तो वो प्रश्नोत्तर विधि है कंप्लीट पूरी की पूरी। तो ऐसे आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पाठ को हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। एक लास्ट विधि और है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में आप समझ गए होंगे दोस्तों, व्याख्या विधि में क्या होता है, आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन, समीक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कुल मिला के व्याख्या उसकी करनी होती है। तो व्याख्या के माध्यम से भी हम स्पष्ट कर देते हैं। आपको पता है कि गद्य के अंदर भी आपको व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या भी आती है, ठीक है, केवल व्याख्या के रूप में भी आपका प्रश्न आता है। तो ऐसे करके आप इसमें क्या करेंगे, व्याख्या विधि के अंदर व्याख्या के माध्यम से उनको हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी विधियां गद्य शिक्षण की, जिसके अंदर उद्बोधन विधि आपने पढ़ी थी, उद्बोधन विधि के बाद में प्रवचन विधि आपने पढ़ी थी, उसके बाद में स्पष्टीकरण विधि पढ़ी थी, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर विधि, और अंतिम विधि व्याख्यान विधि आपने व्याख्या विधि पढ़ी थी दोस्तों। तो ये सारी की सारी विधियां आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आप हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ये तो हमारी विधियां कंप्लीट हो जाती हैं और गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। एक बात और याद रखनी है, गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान जो होता है वो आदर्श वाचन होता है। महत्वपूर्ण सोपान की यदि बात की जाए गद्य शिक्षण की, तो वो आपका होगा आदर्श वाचन, ये आपको याद रखना है। और गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य जो हैं, उद्देश्यों की बात करें तो उसमें आपका ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। गद्य शिक्षण की आपको ये बात हमने सारी कंप्लीट बताई है इसमें। और गद्य शिक्षण के अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, गद्य पाठ योजना से संबंधित है। गद्य पाठ योजना के कुछ प्रमुख अंग होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हालांकि हम पाठ योजना के सोपान बताएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। एक होता है वाचन। तो वाचन में दोस्तों जब भी वाचन की बात आएगी तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो आदर्श वाचन याद रखना है, एक अनुवाचन और एक मौन वाचन। यानी एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुवाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अनुवाचन छात्रों के द्वारा होता है, और मौन वाचन भी छात्रों के द्वारा होता है। मौन वाचन व्याख्या के बाद ही हो, ठीक है। इसके बाद में एक होता है व्याख्या। व्याख्या में आपको शब्द व्याख्या, वाक्यों के हिसाब से सूक्ति की व्याख्या, ठीक है, शब्द, वाक्य और सूक्ति की, इनकी व्याख्या आपकी इसमें होती है। और एक है विचार विश्लेषण। तो विचार विश्लेषण के प्रश्न होते हैं, तो ये मौन वाचन के बाद में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गद्य पाठ। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि गद्य पाठ योजना के कौन कौन से सोपान होते हैं। कंप्लीट आपको पूरा हम एक एक के बारे में बताते हैं। तो गद्य पाठ योजना में सबसे पहले प्रस्तावना की हम बात करते हैं। प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण होना, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना ही प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन आप समझ गए होंगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका उद्देश्य कथन आप कर देते हैं। जैसे कि आज आपने कह दिया कि आज हम उद्यानम पाठ के या उद्यानम के विषय में, उद्यान के विषय में या भारत देश के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन हो जाता है। उसके बाद में हमारा जो आता है सोपान प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण या फिर आप इसको विषय उपस्थापन भी कह सकते हैं या फिर पाठ संवर्धन भी कह सकते हैं। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण में आपकी पहली चीज आती है आदर्श वाचन, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण आप जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है दोस्तों? अध्यापक करता है। तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा होता है। गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान है दोस्तों ये। तो इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। सावधानी और सतर्कता के साथ में शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण करना जरूरी होता है। छात्र अवधान पूर्वक सुनते रहते हैं, यानी कि आदर्श वाचन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो वाचन आदर्श कहलाएगा। आदर्श वाचन के बाद में अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन दोस्तों छात्रों के द्वारा होता है। इसमें आदर्श वाचन में शिक्षक द्वारा किए गए उच्चारण के समय अभिनय, भाव, भंगिमाओं आदि का अनुकरण छात्रों के द्वारा करना होता है। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन होता है। तो इसमें अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, ठीक है, शिक्षक करवाता है शाम पट्टे पर प्रयोग करके। इसके अलावा काठिन्य निवारण, इसमें कुछ जो कठिन शब्द होते हैं उनका अनेक प्रविधियों के द्वारा काठिन्य निवारण किया जाता है। इसके बाद में बोध प्रश्न या पाठ प्रवर्धन प्रश्न। तो बोध प्रश्न जो है अध्यापक पाठ संबंधी सरल प्रश्न पूछता है। तो ऐसे करके ये बोध प्रश्न हो जाते हैं कि बच्चों को कितना बोध हुआ, इसके विषय में कितना वो समझे, तो वहाँ पर बोध प्रश्न करते हैं। इसके बाद में एक अगला सोपान है मौन वाचन। अब मौन वाचन छात्रों के द्वारा होता है, यानी कि व्याख्या के बाद में होता है मौन वाचन। तो इसमें चुपचाप बैठ जाते हैं और मनन करना होता है। मानसिक या मौन पठन द्वारा अर्थ ग्रहण और विचार विश्लेषण किया जाता है इसमें, यानी कि बच्चों से कहते हैं आप चुपचाप बैठ करके इस पाठ का अध्ययन करें, वही मौन वाचन होता है।
इसके बाद में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। तो मौन वाचन के बाद में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किए जाते हैं। अध्यापक पाठ से संबंधित क्लिष्ट भावों को स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछता है। ठीक है, यह केवल गद्य पाठ योजना में भी होता है, ये पद्य में नहीं होता है विचार विश्लेषण। तो आपको ध्यान में रखना है कि विचार विश्लेषण जो प्रश्न होते हैं वो आपके संबंधित हैं किससे, गद्य पाठ योजना से। ठीक है, तो इसमें कठिन जो भाव है उसको स्पष्ट करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आपके विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं। इसके बाद में सार कथन होता है, या इसको हम अध्यापक कथन भी कहते हैं। अध्यापक पूरे पाठ का सारांश संक्षिप्त में बता देता है। इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं या मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो छात्रों को अवगमन हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, इस हेतु अध्यापक मूल्यांकन प्रश्न पूछता है और अंत में गृह कार्य दे दिया जाता है। अर्जित ज्ञान का स्थायित्व प्रदान करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, जो भी ज्ञान सीखा है उसका स्थायित्व उसमें हो, यानी वो स्थायी हो जाए ज्ञान, इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है। तो ऐसे करके गद्य पाठ योजना के ये कंप्लीट सोपानों के विषय में हमने आपको बताया। दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने गौर से सुना होगा। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि अगली वीडियो का आप इंतजार करें। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आपको आने वाला है। दोस्तों, अब तक भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।